नमस्कार, मैं अनुराधा कुमारी एमयू जर्नलिज्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेवाड़ यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन 2024 का आज तीसरा दिन है और सत्र चल रहा है दूसरा, जिसमें हम बात करने वाले हैं मिस्टर राधेश्याम चोयल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री विश्वकर्मा ES इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। आज हम सर से कुछ इनकी बचपन की बातें करेंगे, मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। हमारी इंडस्ट्री को इस फील्ड में 58 ईयर्स हो चुके हैं और हम लोग फ्लोर मिल्स, स्पाइस मिल, पल्स मिल्स के इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज बनाते हैं और उनको एक्सपोर्ट करते हैं। हम टर्न की सॉल्यूशंस भी बनाते हैं। अब साथ ही हम लोग इसके वोकेशनल कोर्सेज यानी कि मिलिंग इन एजुकेशन में भी डील करते हैं। अब जैसा कि सर मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेटर हैं, तो चलिए उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछते हैं हम उनसे। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इंसान को खुद को सीरियस लेना चाहिए कि नहीं जब वो सीखने के फेज़ में है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें कहा गया था कि जितना हम खुद को सीरियस लेते हैं, अगर हमारे साथ कुछ एम्बैरेसमेंट मोमेंट हो गया, एम्बैरेस मोमेंट, लाइक हम उसको सोचते सोचते 1 महीने बिता देते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला सोच रहा होगा ऐसा वैसा, लेकिन उसमें ऐसा था कि सिर्फ 3 दिन तक किसी को भी आपके बारे में याद रहता है, उसके बाद उसको कोई नॉलेज नहीं होती कि आप क्या थे, क्यों। हमें सीखने के फेज़ में खुद को लेना चाहिए या नहीं सीरियस? देखिए, आपकी बातों से जो मैंने नोट किया है कि आपने वर्ड काम में लिया कि खुद को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं। सीरियसली लेने की ज़रूरत ही क्यों है? खुशी से लीजिए खुद को, और जो आप सोचना चाह रही हैं, कहना चाह रही हैं इसके अंदर कि हम अपने आप को लाइटली ले लेते हैं या हम दूसरों को बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं। तो मेरा मानना यही है कि सेल्फ लव जो है वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। खुद को समझना पहली रिक्वायरमेंट है, खुद को जानना पहली रिक्वायरमेंट है। जब आप खुद को जान जाते हैं और ये मान लेते हैं कि मैं किसी भी चीज़ में किसी से भी कम नहीं हूँ, तो फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो इन्फीरियरिटी से बढ़ के सुपीरियरिटी की तरफ चला जाता है, और इसका बैलेंस जब आप बना लेते हैं तो आप परफेक्ट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। जी। और सर, एक और बात है कि जो मोटिवेटर्स होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होता है, तभी वो सामने वाले को मोटिवेट कर पाते हैं, क्योंकि वो हर फेज़ को देखा हुआ होता है उन्होंने। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ फेज़ जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जिससे आपको मोटिवेशन मिला और अभी आप मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को? देखिए, ट्रेनर्स 2 तरह के होते हैं। एक जो किसी भी चीज़ को सीख जाते हैं और उसको लोगों को सिखाते हैं। एक दूसरा ट्रेनर होता है जो उस ट्रेड को पहले प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करके ट्रेड को समझता है, फिर उसकी ट्रिक्स लोगों को सिखाता है। तो मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और जो एक स्टूडेंट की चाहत होती है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की हो, चाहे रियल वर्ल्ड की मटेरियलिस्टिक डिमांड्स हों, कार चाहिए, घर चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, शोहरत चाहिए, तो इन सब को पहले खुद ने प्रैक्टिस किया कि कैसे मुझे ऑथर बनना है, किस तरह की चीज़ें मुझे करनी है। पहले वो सारी सब चीज़ें की, जिन किताबों को पढ़ा उसका इम्प्लीमेंट पहले खुद पर किया, और जब उसके रिज़ल्ट देखे तो फिर लोगों से वो शेयर करना शुरू कर दिया। और ये शेयरिंग है, ये मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं किसी भी चीज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को, तो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को स्ट्रेंथन करते हैं और ख़ुद को मोटिवेट करते हैं। जो बात हम दूसरों को तेज़ तेज़ बोलते हैं वो सबसे पहले हमारे कानों में पड़ती है। तो ये मोटिवेशन दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए है। जी। और सर, जैसा कि अभी हमने आपके सेशन में सुना, लाइक मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन। सर, मैनिफेस्टेशन के 4 फेजेस होते हैं। सर, उसके बारे में आप कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि जैसा आप चाहोगे, जैसा आप सोचोगे, वैसा आपके साथ हो जाएगा। लेकिन इसका पूरा एक सिस्टम है, इसका एक साइंस है। वो साइंस ये है कि सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, अपनी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ को जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो खुद को जान लेना, खुद की स्ट्रेंथ जान लेना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है। जब हमें ये पता लग जाता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, ये अचीवमेंट करने हैं या ये गोल्स अचीव करने हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, खेल से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स हो, धर्म हो, कुछ भी हो, जब पता लग जाता है मुझे ये करना है, तो अब इसके बारे में सोचना। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इमेजिनेशन से आप रियलिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर केवल सोचने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाएगा। उसका साइंस ये है
कि जब आप सोचते रहते हैं और जब उसको आप पूरी गहराई से, पूरी जिम्मेवारी से किसी चीज़ को आप सोचते हैं, तो उसको करने की ललक आपके अंदर पैदा होती है। उसको लेकर के आपके अंदर थोड़ी सी असहजता आ जाती है, और ये असहजता जो है आपको उसको करने के लिए और मोटिवेट करती है। तो हुआ क्या, आपने सोचा, गहराई से उसको इमेजिन किया कि जैसे आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आपने अपने आप को कलेक्टर के रूप में देखा, किसी डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करते हुए देखा, आपने उसके पावर को होते हुए देखा। तो ये सारी चीज़ें जब आपने फील करने लगे, लेकिन अभी आप तो बैठे हैं अपने स्टडी रूम में, पर ये चीज़ आपको बेचैन करेगी, आपको मोटिवेट करेगी और पढ़ने के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए। और जब आप एक बार मोटिवेट हो जाते हैं, आपका दिल किसी चीज़ को मान लेता है कि मुझे ये करना है, तो फिर हज़ारों लाखों ऐसी आपको बायोग्राफीज़ मिल जाएंगी, स्टडीज़ मिल जाएंगी, जिसमें लोगों ने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में जाकर के चीज़ों को कन्वर्ट किया है। तो फिर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर वो चीज़ कह सकते हैं कि अफर्मेशन से आप जो है चीज़ों को रियलिटी में बदल सकते हैं। आप पहले चाहते आप जब उसको गहरी इमेजिनेशन में चले जाएंगे, तो फिर आप उसके लिए एग्जीक्यूशन भी करेंगे। एग्जीक्यूशन तीसरी स्टेज है। अब एग्जीक्यूशन में जब आप आगे आप करने लगे, अब मान लो कोई फेलियर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि आपका जो फेलियर है या आपका जो सक्सेस है, और सक्सेस कैसे मिलेगी, या फेलियर कम कैसे होगा, या रिज़ल्ट बेटर कैसे होगा, ये आप इवैल्यूएशन से करेंगे। तो इन चारों स्टेज को जब आप मिलाएंगे, तो फिर आपको जो गोल आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और सर कहा जाता है कि जब हमारी लाइफ सही चल रही होती है, तब हम सामने वाले को मोटिवेट कर पाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको ऐसा फील करता हूँ कि बिज़नेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ऐसे इंस्टांसेस होते हैं, घटनाएं होती हैं, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही होती हैं। तो उस वक्त आप आवेश में आते हैं, गुस्से में आते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। लेकिन ये सारे वो टूल हैं जो आपको एक मीडियम लेवल से बड़े लेवल की सफलता पर ले जाते हैं, अगर आप इनको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। फटीग को कंट्रोल करना सीख लिया आपने, है ना, कोई ऐसी पोजीशन बनी जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने कंट्रोल करना सीख लिया। आपने ये चीज़ महसूस कर ली कि आपको सहज कैसे बना रहना है किसी भी कंडीशन के अंदर। तो जब ये पर्सनालिटी के गुण या ट्राइट्स आप जब सीख जाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बड़ी सफलताओं के लिए। अब कोई आदमी इसमें परेशान हो जाएगा और दूसरों को मोटिवेट करना तो छोड़ो, वो खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहा होगा, तो वो जहाँ पर है उस जगह पर रुक सा जाएगा, और जो इसको मैनेज कर लेगा वो आगे जाएगा। तो ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में हमारे साथ आती रहती हैं। तब ये चीज़ें काम भी आती है कि नहीं, खुद को काम रखना है, खुद को इस सिचुएशन में बैलेंस बना के रखना है, इमरजेंसी में अपना रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट रखना है। तो ये चीज़ें फिर काम करती हैं। जी सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आध्यात्म, जैसा कि मैनिफेस्टेशन, आध्यात्म और मैनिफेस्टेशन दोनों को अगर हम रिलेट करना चाहें, तो आप उसको कैसे रिलेट करके बताना चाहेंगे? देखिए कि आध्यात्म जो है ना, वो आदमी की लाइफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी। मतलब आप कोई चाहे उसको फील करे, कोई फील नहीं करे, लेकिन वो चाहे उसको जाने चाहे नहीं जाने, एक ना एक दिन उसको उस जगह पे आना पड़ेगा। और चाहे गॉड की अवधारणा को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, स्पिरिचुअलिटी को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम नीड के मैस्लो उसको सिद्धांत को देखें, तो क्या होता है, आदमी सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान की चाहत रखता है, वो उसको मिल जाती है, उसके बाद उसको लगता है कि थोड़ा सा इज्जत मिल जाए। फिर जब उसको मार्केट में इज्जत मिल जाती है समाज से, तो फिर उसको सेल्फ रियलाइजेशन शुरू होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे सोसाइटी को क्या देना है। तो ये कह सकते हैं कि भरा हुआ पेट होगा तो आप दूसरों के बारे में सोचोगे। लेकिन जो ऋषि लोग होते हैं या जो एक्चुअल जो मैनिफेस्टेशन करते हैं खुद को लेकर के, वो लाइफ की किसी भी उम्र में, किसी भी स्टेज में, किसी भी स्तर पर अपने आप को उससे कोरिलेटेड रखते हैं। तो जो कोरिलेटेड रखता है उसका हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो ऑलवेज़ इम्प्रूव्ड रहता है, वो बहुत आसानी से परेशान नहीं होता। तो स्पिरिचुअलिटी जो है आपकी एंड्योरेंस बढ़ाती है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाती है, आपको कूल एंड काम रखती है, आपकी हैप्पीनेस बढ़ाती है। तो स्पिरिचुअलिटी को तो बचपन से इंडल्ज करना चाहिए पर्सनैलिटी ट्राइट्स में, तो वो आपको बहुत सारे लाइफ के ऐसे फेजेस आते हैं, उसमें आपको बैलेंस आउट रखता है। जी, जैसा कि सर आपने बताया कि आप सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, लाइक सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर और मोटिवेटर, और अभी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं।
तो तीनों में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई वो क्यों आई, आपके मन में ऐसा क्या आया? लाइक आप मोटिवेटर भी बन गए, सोशल मीडिया से भी जुड़ गए, इसके बारे में कुछ? देखिए, मैं इसकी शुरुआत में मेरे स्कूल टाइम से एक इंसिडेंट से बताता हूँ आपको। जनरली क्या होता है लाइफ में, कभी कुछ ऐसा घटता है जो या तो आपको तोड़ देते हैं या आपको बना देते हैं। जी। मैं बचपन में बहुत पतला दुबला था, बहुत अंडरवेट था मैं। तो मुझे एक बार स्कूल की पियोन ने स्पोर्ट्स के टाइम पे कमेंट किया कि देखो इसके फादर इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इनको क्या खाने को नहीं मिलता क्या, ये कैसे पतले दुबले से रह गए ये सब लोग। तो मन में उसका जो कमेंट था वो चुभ गया। तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है। जी। फिर मैंने स्कूल की जिम्नास्टिक कोच को कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा यार बॉडी वेट बहुत कम है पर कोशिश करते हैं। वो मेरी लाइफ के पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को चेंज करने में मदद की। और कुछ ही सालों में मैं एक बहुत अच्छी बॉडी का मालिक बन गया। मैं जिम्नास्टिक्स में मैंने नेशनल खेला, यूनिवर्सिटीज़ में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्ले की। तो जब वहाँ पर एक अच्छी बॉडी का जो टारगेट था वो पूरा हो गया तो फिर एक आपको मन में एक चीज़ ऐसे लगने लग जाती है ना कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गए। तो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इजी। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपने आप को बहुत ट्रेन करना पड़ता है। फिर लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो तो एक बुक वाला इंसिडेंट है, प्लस एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि उसको लेकर के ऐसा लगा कि नहीं मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। और जिस किताब का मैंने नाम लिया अभी कि ब्रिंग आउट द मैजिक इन योर माइंड, ये दुनिया के सबसे बेस्ट माइंड रीडर की लिखी हुई किताब है। और उस समय के सबसे बड़े माइंड रीडर वो माने जाते थे। जब उनकी वो किताब पढ़ी और उन्होंने माइंड की ताकत के बारे में बताया तो लगा कि ये चीज़ तो मेरे पास भी है, ये जो बता रहे हैं तो मैं भी डेली लाइफ में फ़ील करता हूँ। तो अब इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। उसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, उसमें योगा भी है, ध्यान है, मेडिटेशन है, पढ़ाई है, प्रैक्टिस है, पब्लिक स्पीकिंग है। जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करने लगे तो फिर पर्सनैलिटी का एक ओवरऑल ग्रोथ होने लगा। और जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हैं तो आपको आपके टारगेट चेंज हो जाते हैं, एरिना चेंज हो जाता है आपका ना। आपका हो सकता है पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहे हो तो आपको अलग तरह के प्लेयर्स, ओलंपिक में जाते हैं तो आपको एकदम अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलता है। तो ऐसे एरिनास चेंज होते रहे, प्लेग्राउंड चेंज होते रहे और उसमें परफॉर्मेंस अच्छा करने का एक मन में जज्बा हमेशा बना रहा। सर अभी आपने बात की हेल्दी बॉडी की, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंस रखता है मैनिफेस्टेशन लाइक सक्सेस को अचीव करने में? हमारे जो भारतीय संस्कृति में अगर सुखों की बात की जाए जी। तो 7 सुख की बात होती है। उसमें सबसे पहले बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। और मैं इसको ऐसे फील करता हूँ कि जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता था तो जिम्नास्टिक बॉडी होने की वजह से 2-4-5 किलोमीटर एयरपोर्ट पे चलना, सामान लेके चलना, वो यूँ लगता था एकदम फ्लिक्स का काम था। जहाँ लोग थक जाते थे वहाँ के चलो 24 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, 24 घंटे के बाद वहाँ पे 12 घंटे काम कर रहे हैं, फिर 24 घंटे की ट्रैवल कर रहे हैं। तो थकान का नाम ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अच्छी बॉडी है। तो बॉडी ने बिज़नेस में हेल्प की, बिज़नेस ने ग्रो किया तो उसमें कहीं ना कहीं बॉडी का अच्छा। अब ये फील करते हैं कि कितना भी घूम लो, कितना भी कमा लो, पहला सुख निरोगी काया ही है। अगर आपके पास एक अच्छी हेल्दी बॉडी है तो आप एंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको सब चीज़ों में शॉर्टकमिंग करनी पड़ेगी। सर सबसे पहली बात कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है ऑफ कोर्स, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लाइक आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए लोग क्या कर सकते हैं? देखो अब मैं एक जगह यहाँ पे बोलूँगा जी। एक कहावत है कि गुरुजी खुद तो गुड़ खाते हैं और लोगों को गुलगुलों से परहेज करते हैं। तो एक तो मैं मेरे सेमिनार्स में सुबह जल्दी उठने के लिए कभी नहीं बोलता क्योंकि मैं नहीं उठता। तो बात हेल्थ की आती है ना, तो ये अभी जो आप मेरी बॉडी देख रहे हैं ना, ये मेरी कॉलेज टाइम की मेहनत की विरासत है केवल। अभी मैं अपने बॉडी को उतना समय नहीं दे पाता जितना देना चाहिए या रिक्वायरमेंट है, पर अभी ऐसा लगता है प्रायोरिटीज़ में दूसरी है। पर अब ये फील होने लग गया, पिछले 1-2 सालों में ये फील होने लग गया है कि आपको अपनी प्रायोरिटी में अपनी बॉडी को जैसे आपने अपने यूथ टाइम में बना के रखा है, ये ऑल द टाइम बना के रखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फेजेस, ये हमेशा की रिक्वायरमेंट है। तो अब वापस से उन चीज़ों को शुरू किया है। हाँ, तो मैं इस पर भी एडवाइस देने लायक अपने आप को नहीं मानता। ओके सर। तो सर अभी हम चलते हैं आपके बचपन में जी। लाइक अभी आप जैसे फैमिली बैकग्राउंड था आपका इंडस्ट्रीज़ का, तो आपने कुछ अलग करने का नहीं सोचा?
ये मेरा कोर रहा जी। कि जब मैं MBA करने के बाद अपनी फैक्ट्री को ज्वाइन किया तो मुझे अपने फादर का बिज़नेस जो था वो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, प्राइड फील होता था, पर मुझे ऐसा लगता था कि इसमें कुछ नया करना चाहिए। और दो जनरेशन के बीच में ये सबसे बड़ा द्वंद्व होता है कि विचारों का, वो हमेशा इनोवेशन की बात करेंगे, वो हमेशा ट्रेडिशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते थे। और फिर मैं कॉमर्स ग्रेजुएट था तो मैं इंजीनियरिंग की जब बात करता था तो वो वैलिडेट भी नहीं होती थी। तो ये होता था तुझे क्या आता है, तूने क्या पढ़ा है। तो उसको वैलिडेट करने के लिए चैलेंजेस लिए, चीज़ों को प्रूव करके दिखाया, प्रोटोटाइपिंग की, मॉडलिंग की, समझाया उनको कि नहीं मैं कर दूंगा, मेरे पे विश्वास तो करो, मुझे करना है। फिर मैंने हमारी एमरीस्टोन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में कुछ चेंजेस किए और वो चेंजेस फॉर्चुनेटली बहुत मेहनत के बाद, 1.5-2 साल की मेहनत के बाद बहुत अच्छे से वर्कआउट करने लग गए। तो वहाँ से मेरा जो इंक्लिनेशन है वो इनोवेशन और ऑटोमेशन की तरफ हो गया। फिर मैंने कुछ नई मशीन बनाने की बात अपने फादर के सामने रखी तो उन्होंने फिर मुझे कुछ चैलेंजेस दिए। वो चैलेंजेस ऐसे थे कि जैसे कोई आइडिया है, अब इस आइडिया को आपको सेल करना है, प्रोडक्ट ही नहीं है, केवल एक आइडिया है, तो आइडिया को कैसे सेल करेंगे, मशीन ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने एक फैक्ट्री ओनर को मनाया कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, उसमें ये फैसिलिटी होंगी और आप मुझे इसका ऑर्डर दो। तो पहले तो हंसा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मशीन ही सामने नहीं है और आप उसका ऑर्डर ले रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, लेकिन जो तुम्हारा ब्रांड वैल्यू है ना, उसको देख के मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। तो मुझे ये चीज़ समझ में आएगी, जो मेरे फादर की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी वाली जो ब्रांड वैल्यू है, उसके कारण ये आदमी नई मशीन जो है ही नहीं उस पर दाव लगाने को तैयार है। तो यहाँ से वो लेसन भी मिलता है कि बिज़नेस में इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी का पेमेंट बहुत लंबे समय तक होता है। फिर वो मशीन बनी। ऐसे करते करते मेरे दिमाग के अंदर नई टेक्नोलॉजीज़ ने जन्म लेना शुरू किया। फिर मैंने एक पेटेंट कराया। उस पेटेंट की मशीन का रिस्पांस वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा मिला। उससे हमारे ग्रुप को बहुत सेल्स में ग्रोथ मिली। तो एक पेटेंट हुआ, फिर 2 पेटेंट हुआ, ऐसे करके फिर एक शौक़ लग गया कि चलो कुछ नया बनाते हैं। तो अब एक टीम है जो जिसका काम ही यही है कि चलो अच्छा, हमारा डोमेन मिलिंग है, फ्लोर मिलिंग है। हमने जितने भी अभी तक चेंजेस किए ये सब फ्लोर मिलिंग में किए हैं। अब कभी सोचते हैं ऐसा कि फ्लोर मिलिंग से बाहर आकर के कुछ और नए इनोवेशन करें, तो उस पर भी काम शुरू है। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया मम्मी पापा का, आप मम्मी से ज़्यादा क्लोज थे या फिर पापा से? देखो, जो मेरी एज है उस एज के अंदर फादर के सामने खड़े भी नहीं होते थे जी। मतलब उनके सामने बात करनी 1 घंटे तो 1 घंटे खड़े रह के बात करनी है, ये गैप होता था। स्पेशली मारवाड़ी फैमिलीज़ में ऐसा होता है। तो आप सारी बात किससे करोगे जा कर के? अपनी मदर से। लेकिन बाद में आपको फील होता है कि आपकी मदर जो है ना, वो केवल आपके हाउस प्रोटेक्शन तक है। फादर जो है पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये चीज़ आपको दुनिया में उतरने के बाद समझ में आती है कि फादर क्या चीज़ है। आपको जो कम्युनिकेशन गैप लगता है, जो डिस्टेंस लगता है, जो जनरेशन गैप लगता है, वो एक्चुअली आपका सुरक्षा कवच है। सर, आखिरी सवाल, आप सोशल मीडिया पे ही हैं, तो सोशल मीडिया पे जो अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? आप क्या देना चाहेंगे उनको, एक एडवाइस? देखिए, मैं एडवाइस नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि जो जनरेशन Z है वो बहुत समझदार है जी। लोगों को लगता है कि इनको कुछ नहीं आता, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि वो इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो अपने मदर फादर की भी हेल्प लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो सब कुछ वही कर लेंगे। अच्छा, ज़िंदगी में मान लो ठोकर भी लगेगी तो मदर फादर तो डरते हैं कि भाई मेरे बच्चों को ठोकर नहीं लगे, लेकिन वो ठोकर खा के भी सीखना चाहते हैं। तो ये अपने आप में उनकी इस जनरेशन का एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी का ऐसा रूप है जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं केवल इतना सा कहना चाहूँगा कि अगर इस जगह पे वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस को भी काउंट कर लें, एडवाइस को भी काउंट कर लें, तो दे कैन परफॉर्म वेरी वेल। सर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आके और लोगों से मिलके आपको कैसा लगा? देखिए, मेवाड़ यूनिवर्सिटी का नाम मैं बहुत समय से सुनता आया हूँ और मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर जाता रहता हूँ और उसकी वजह मेरा पैशन है कि मुझे स्टूडेंट्स के बीच में आके अच्छा लगता है, यंग लोगों के बीच में आके अच्छा लगता है। जब वो सवाल पूछते हैं, जब वो अपनी एनर्जीज़ को आपको बताते हैं, तो मैं खुद अपने आप को एनर्जाइज फील करता हूँ। आज एक उस कॉलेज में आया जिसके बारे में मैं बहुत टाइम तक सुनता रहा, तो जैसे ही मुझे इन्विटेशन मिला हरीश सर से तो मुझे अच्छा लगा और मैंने कहा कि चलो ये बहुत अच्छा मौका है। और जब आज आया, बच्चों के बीच में इंटरेक्ट किया, तो जिस तरह का माहौल बना उससे मैं खुद भी मोटिवेटेड फील करता हूँ।
धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू।